नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना में मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत जो है वो साफ तौर पर शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे के पास आपको बताएं कि 42 से ज्यादा विधायक हैं। महाराष्ट्र संकट पर शिवसेना किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकती है, तोड़ सकती है कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन। जी हां, इसके अलावा संजय राउत ने भी बीजेपी से गठबंधन का साफ इशारा कर दिया है, क्योंकि उनका बयान सामने आया कि शिंदे को मनाने के लिए गठबंधन से रिश्ता तोड़ने को तैयार हैं। जी हां, आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे के पास 42 से ज्यादा विधायकों का आंकड़ा है। दीपक केसरकर, मंगेश कुडालकर, आशीष जायसवाल शिंदे के साथ आ चुके हैं और सदा सनवणकर भी शिंदे की टीम में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद से ही लगातार आपको बताएं कि बीजेपी की नजर इस पर बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर फटाफट एक बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। जी हां, 56 साल पुरानी शिवसेना में सबसे बड़ी टूट की ये संभावना बताई जा रही है, क्योंकि 17 सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के साथ होने की खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां शिवसेना से पहले भी कई नेता रूठ चुके हैं और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी अब टूट की कगार पर आ चुकी है, देखिए किस तरीके से अनाथ शिवसेना का नाथ कौन होगा, अब ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक तस्वीर में आपको उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं जो कि मुश्किल में अब नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो शिंदे सेना जो है, जो तैयार सेना खड़ी है शिंदे के समर्थन में, वो लोग हैं जो गुवाहाटी में मौजूद हैं। लगातार एक के बाद एक विधायकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको बताएं कि अब जो उद्धव का खेमा है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है, क्योंकि उद्धव के खेमे में अब गिने चुने लोग बचे हैं, जिनको बचाने की, जिनको अपनी पार्टी में अपने साथ अपने खेमे में बनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे हालांकि कर रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुके हैं। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जाए कि किसी भी वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो टूट सकती है। उनके पास मुझे मालूम नहीं, मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात। सर, आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे। और चलिए, तो ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको बता रहे हैं कि विधानसभा का गणित क्या है। महाराष्ट्र में 288 जो है विधानसभा सीट है, और ऐसे में आपको बताएं कि बहुमत के लिए 145 विधायक की आवश्यकता पड़ती है। शिवसेना के एक विधायक के निधन के बाद हालांकि 287 विधायक फिलहाल रह गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुमत के लिए 144 विधायकों का आंकड़ा है, और साथ ही साथ शिवसेना के पास 55 विधायक फिलहाल वर्तमान में है, जो कि कई इसमें से बागी हो चुके हैं। एनसीपी के 53 विधायक। तो वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर विधायकों के आंकड़ों की बात की जाए तो 44 का आंकड़ा इनके पास है। तो ऐसे में जो विधानसभा का गणित है वो ये बताता है कि अगर जो गठबंधन सरकार में अगर कोई है, तो अगर वो बहुमत के आंकड़े को पार कर देती है तो जाहिर तौर पर उनकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। हालांकि फिलहाल वर्तमान में एनसीपी
कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर जो है वो सरकार बनाई थी, लेकिन जो हालात फिलहाल बने हुए हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। और अब आपको दरअसल बताते हैं कि शिंदे की नाराजगी की वजह क्या है। 2019 में एमवीए के गठन के बाद कई अहम मंत्रालय एनसीपी के खाते में गए। ये नाराजगी की खास वजह, उनका आरोप था कि जब शिवसेना के नेता फंड मांगते थे तो उन्हें निराशा हाथ लगती थी, जिसको लेकर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है उद्धव ठाकरे को। एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में आदित्य ठाकरे का दखल ज्यादा था, ये दरअसल नाराजगी की वजह है। इसके अलावा आपको बताएं कि नगर विकास मंत्री ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार में है फिलहाल, और आदित्य का कद बढ़ने से एकनाथ शिंदे को लगातार दरकिनार किया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो वह शिवसेना में कब कब महाफूट हुई, ये दरअसल आपको बता रहे हैं। 1966 में मराठी अस्मिता के नाम पर गठित शिवसेना में कई बार टूट हुई है। छगन भुजबल, नारायण राणे, संजय निरुपम से लेकर तमाम जो बड़े नेता थे वो शिवसेना का साथ छोड़ चुके हैं, और अब एक बार फिर से महाटूट की कगार पर जो है शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें विजय कौशिक जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी। इसके अलावा हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़े हुए, नेता बीजेपी प्रवक्ता, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी सर। इसके अलावा हमारे साथ रंजन पोद्दार जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषण हैं, आपका भी मैं एफएम न्यूज पर स्वागत करना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो इंद्रजीत जी आपसे होगा, क्योंकि जो ताजा हालात बने हुए हैं इनको लेकर सर क्या कहेंगे? जो महाराष्ट्र में फिलहाल हालात बने हुए, क्या कहिएगा इस पर? पहली प्रतिक्रिया क्या होगी सर आपकी? लता जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है आप देख रही हो कि ये बेमेल एक गठबंधन था। जो कहते हैं ना, बिगर मेल की कुछ भी हो जाए तो वो ज्यादा समय चलता नहीं है। हाँ। तो ये स्वार्थ से जुड़ा हुआ एक बेमेल गठबंधन था, क्योंकि इसमें सारे जितने भी थे सभी की मंशा साफ नहीं थी। और 2.5 साल में जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को लूटा, महाराष्ट्र में घटना पे घटना होती गई। 3 उनके मंत्री जो है ना गबन में बंद हो गए, उनका पुलिस कमिश्नर जेल के मुआयने पे खड़ा है। तो इस तरह से वहाँ घटना चल रही थी। तो ये कि मंशा उसी टाइम सबने कह दिया था, और हमने भी काफी डिबेट में कहा था कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जहाँ स्वार्थ जुड़ जाते हैं ना कि हमें तो इस सरकार बना के इस प्रांत को लूटना है, तो फिर वो ज्यादा लंबा नहीं चलता। अब इसमें जो हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, ये एक हिंदूवादी नेता है, शुरू से हिंदुत्व के लिए लड़े हैं। हाँ। शिवसेना को हिंदुत्व के रास्ते पे चली है, उस पे ये चले हैं। और यहाँ पर उद्धव ने आके जो हिंदुत्व को छोड़ दिया, जब इन 2 पार्टियों के साथ जुड़े तो हिंदुत्व इनसे बहुत दूर चला गया। हाँ। जब वहाँ 3 संतों को सरेआम पीट के मारा गया, उसके ऊपर इन्होंने मुंह बंद करके बैठ गई ये सरकार, कुछ नहीं किया। खाना पूर्ति के लिए उनको कुछ पकड़ा, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जमानत पे। इसी तरह से वहाँ किस तरह से लूट चल रही थी। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसको वहाँ जेल में बंद कर रहे हैं, उस पर राजद्रोह लगा के। तो ऐसी घटना, और वही एक तरफ औरंगजेब के ऊपर कवर पर चादर चलाने कोई जा रहा है, तो उस पे उद्धव नहीं बोल रहे थे। तो जो सच्चे शिव सैनिक थे, जो हिंदूवादी थे, वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और जब कहते हैं ना कि किसी भी चीज का जब घड़ा भर जाता है ना तो वो फूटता है। तो उनके इंद्रजीत जी, जो अभी खास बैठक भी हुई है देवेंद्र फडणवीस के घर पर, क्या कुछ बातचीत की गई है इसको लेकर? क्या बैठक में हुआ है, सामने क्या आया है, क्या आपको पता चल पा रहा है? पूरी इस पे निगाह बनाए हैं और देख रहे हैं कि आगे घटना क्या है वो होता है। उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। हम जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम इसमें कहीं रोल में है नहीं। शिवसेना के 2 फाड़ हुए हैं। शिवसेना
आपस में लड़ रही है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हम तो इनके घटनाक्रम पे पूरी निगाह बनाए हैं और समय आएगा जो डिसीजन होगा समय पे लेंगे। चलिए विजय जी के पास आना चाहूंगी। विजय जी, जिस तरीके से जो हालात महाविकास अघाड़ी सरकार के महाराष्ट्र में बने हुए हैं, आपका भी गठबंधन उसमें है, अभी हमने देखा नाना पटोले जी ने जो बैठक भी की, उसके बाद अपना बयान भी दिया, तो क्या लग रहा है पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, खलबली किस तरह की खलबली चल रही है? बैठक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्या बातचीत हो रही है अब इस गठबंधन को लेकर, इस सरकार को लेकर? हाँ, और शिवसेना को यह समर्थन हमने इसलिए दिया था क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव की दोबारा स्थिति पैदा हो गई। विजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही है जी। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अभी थोड़ी क्लियर है जी, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमने महाराष्ट्र के अंदर वहाँ की जनता पर चुनाव का दोबारा बोझ न पड़े, इसलिए शिवसेना को अपना समर्थन दिया था। और शिवसेना ने भी हमसे कहा था कि वो जात पात के जहर को एक तरफ रखकर सर्व धर्म प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी के भले और कल्याण की कामना से काम करेगी, क्योंकि हिंदुत्व का मूल मंत्र यही है कि सबकी भलाई और सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उस पर शिवसेना ने चलने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर उनका एक सराहनीय कदम रहा है, लेकिन भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि सरकार गिर रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? सरकार गिर रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब भाजपा का खेला है और वह विधायकों को सीबीआई का डर दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर, उन्हें खरीद फरोख्त करके लालच देकर सरकार को गिराना चाहती है महाराष्ट्र में, जो बहुत ही शर्मनाक है। सरकार तो लगभग गिरी गई है सर, जो संभावनाएं दिख रही, सरकार गिर चुकी है। आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, हमारी रणनीति तो यही है कि किसी भी हालत में शिवसेना की सरकार को कायम रखा जाए। कैसे रखेंगे कायम? हम उसमें अपना काम कर रहे हैं। विधायकों का आंकड़ा आपके पास है नहीं सर, कैसे कायम रखेगा? देखिए, 42 से ज्यादा विधायक शिंदे के पास हैं। जी, सरकार बनने की शुरुआत में ही फडणवीस जी ने, आपको याद हो तो, अजीत पवार के साथ चक्कर चलाया था। जिन अजीत पवार को वे कहते थे चक्की पीसिंग, उन्हीं के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो अब क्या लग रहा है, फिर से शिवसेना का बीजेपी के साथ चक्कर चलने वाला, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? कुछ लगता है कि ऐसी वाइब्स आ रही है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, भाजपा को भूखी खानी पड़ेगी इस मुद्दे पर भी, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या को न जनता बर्दाश्त करेगी, न बर्दाश्त करेगी। चलिए, हाँ चलिए, निरंजन पोद्दार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषण हैं सर। पोद्दार जी, जिस तरीके से जो हालात महाराष्ट्र में वर्तमान में बने हुए हैं, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी महाफूट की तस्वीरें हमने शिवसेना में देखी है। अब जो हालात चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जिसको कहते हैं कि बिना दूरदर्शिता के लिया हुआ कोई भी निर्णय आदमी के लिए कितना आत्मघाती साबित हो सकता है, इसका उदाहरण आज मैं महाराष्ट्र शिवसेना की अगर बात करूं तो वहां साबित होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना ने, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन के तहत उन्होंने वोट मांगा और उसके बाद में सत्ता लोलुपता के चक्कर में उन्होंने जो शिवसेना की जो मुख्य धारा थी, जिस धारा को लेकर के बाला साहब ठाकरे चले थे, हिंदुत्व की धारा, मराठी मानुष की धारा, मराठी प्राइड की धारा, उन सब धाराओं को इन्होंने दरकिनार करते हुए जिस तरीके से इन्होंने केवल और केवल सत्ता के लिए इन्होंने जिस तरीके से समझौते किए, तो इसका परिणाम तो ये चीज होना ही था। और आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जिस दिन से ये गठबंधन हुआ है, मैं प्रत्येक ऐसी चर्चा के अंदर, ऐसी डिबेट के अंदर ये बात कहता आया हूँ कि कोई भी बेमेल गठबंधन कभी विशेष रूप से सफल नहीं हुआ भारतीय राजनीति के अंदर। चाहे इसके अंदर आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी ने किसी भी पार्टी के साथ किया होता है, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर के किया हो, चाहे कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर के किया हो, लेकिन ये जो विचारधाराओं का जो घालमेल होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए एक आंतरिक विस्फोट होता ही होता है। जी, आपने इस चीज को देखा। चलिए पोद्दार जी, विचारधाराओं पे तो हालांकि सवाल 2.5 साल से चल ही रहा है, क्योंकि जो अलग अलग पार्टी
मिलकर कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना ने जो सरकार बनाई है, विचारधारा पर सवाल तभी से खड़ा हो रहा है। लेकिन पोद्दार जी, क्या आप कहिएगा, क्या ये एक स्ट्रैटेजी चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना का फॉर्मूला था 50-50 का, 2.5 साल शिवसेना के पूरे हो गए, क्या ये उस एंगल में कुछ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? मैडम, ऐसा है कि अगर ऐसा कोई कयास लगाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से इससे और हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। क्योंकि अगर शिवसेना ऐसे किसी, अगर उद्धव जी की कहूँ, अगर उनका कोई ऐसा मनसा हो, ऐसी कोई विचार हो, तो उनको इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजनीति के अंदर तो आपको पता है, पलटू लाल जो होते हैं उनको 1 मिनट लगता है, किसी भी बहाने पे पलट सकते हैं। तो वो अपनी क्यों ख्याति खराब करेंगे? आज एकनाथ शिंदे जिस तरीके से शिवसेना के अंदर प्रबल एक बाहुबली के रूप में उभर करके आए हैं, क्यों उद्धव ठाकरे जी अपने बराबर एक किसी अपने परिवार से अन्य किसी इतर किसी आदमी को ऐसा बाहुबल प्रदान करेंगे? ये निश्चित रूप से देखिए एक मन के अंदर असंतुष्टि थी। वो जो विधायक आज, जैसे आपने देखा होगा कि गुवाहाटी के अंदर 4 विधायक विधायकों को मनाने के लिए गए, और 2 घंटे बाद में वहाँ गुवाहाटी पहुंचने के बाद भी उनका भी फोन बंद हो गया, वो भी आउट ऑफ नेटवर्क हो गए। तो इसका क्या मतलब है? मतलब एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, आपने एक चीज देखी होगी, आज तक जब भी कभी शिवसेना के ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी या आंतरिक आक्रमण हुआ है, तो उस टाइम मुंबई की सड़कों पे किस तरीके से शिवसैनिक उतर आता है, आपने देखा होगा किस तरीके से बवाल काटता है। लेकिन इस बार आपने 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कहीं किसी शिवसैनिक को रोडों के ऊपर देखा, कहीं किसी शिवसैनिक की कोई मातोश्री के बाहर भीड़ देखी? यानी कि सीधी सी बात है, ये गठबंधन तो जरूर बना था, ये महा विकास आघाड़ी की सरकार तो जरूर बनी थी। कहीं ना कहीं एक आम शिवसैनिक जो शुरू से जय महाराष्ट्र और जय हिंद राष्ट्र बोल करके, चलिए, तो मिलाकर पोद्दार जी, आपका ये कहना है कि विचारधारा की जो बात हालांकि शुरुआत से चलती हुई आ रही थी, अब ये उसको लेकर ये बड़े सवाल और पैदा करती है कि आखिर किस तरह की मानसिकता ये है। अगर इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई इन पार्टियों को करना था तो आखिर क्यों इतना बड़ा खेल किया? बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं चाहूंगी, इंद्रजीत जी के पास। इंद्रजीत जी, आपसे भी मेरा सेम सवाल होगा कि क्या ये उस फॉर्मूले को कामयाब करने की एक छोटी सी कोशिश की जा रही है ऑफ स्टेज में जाकर, क्योंकि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं शिवसेना के? ऐसी कोई रणनीति क्या बनी थी अंदर खाने, उसको लेकर के इम्प्लीमेंट करने के लिए खुले तौर पर नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट किया जा रहा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं लता जी, ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है, क्योंकि मैं सरकार में शामिल तो था नहीं और ना ही हमारा इससे कोई लेना देना था। हाँ। तो ये लोग जाने कि इनका गठबंधन में क्या इनकी सोच थी, किस तरह से हुआ था, क्या शर्तें थी। क्योंकि मैं तो विपक्ष का वहाँ पर विपक्ष की पार्टी थे, विपक्ष में बैठते थे। बाकी इनके क्या गठबंधन हुए उस टाइम मुझे मालूम नहीं। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि हमने हिंदुत्व के नाम से आम जनता के सामने जाके वोट मांगा था और बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था, इसको लेके हमने वोट मांगा था। तो अब दोबारा जब चुनाव आ रहे हैं तो हम जनता से क्या कहेंगे जाके कि हमने आपसे हिंदुत्व के नाम से वोट मांगा और बीजेपी के साथ गठबंधन करके वोट मांगा, और हम इन सब चीजों को छोड़ के चले गए उन ताकतों के साथ जो हमारे देश के साथ नहीं रहती है, हमारे सैनिकों पे जो है ना उंगली उठाती है, हमारे सैनिकों के शोर पे उंगली उठाती है, हमारे सैनिक अगर एयर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें सवाल उठाते हैं। तो इस तरह की ताकतों के साथ जब ये लोग मिल गए जाके, तो उन्हें डर लगने, एकनाथ शिंदे जी जो एक हिंदूवादी नेता है, उन्हें लगा कि आगे जनता को सवाल हम कैसे देंगे, जनता के साथ कैसे फेस करेंगे, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो ये हो सकता है, बाकी इनका क्या गठबंधन हुआ है तो यही जान सकते हैं। कौशल जी, आपके पास आऊंगी मैं। किस तरह की ताकतों की बात कर रहे हैं इंद्रजीत जी? बिल्कुल ताकत ये है कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो कोई कौशल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है तो उसको उसमें राजद्रोह लगा के जेल में डाल दिया जाता है। हेलो, हाँ जी कौशल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। बिल्कुल। क्या आपने सुना कि इंद्रजीत जी क्या कह रहे थे कि जो देश विरोधी ताकतों का साथ देते हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है? क्या टिप्पणी करेंगे इस पर आप? बात पूरी इंद्रजीत जी, आऊंगी आपके पास। सर, आपके पास आऊंगी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। हाँ जी कौशिक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता के लालच में भाजपा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है
लोग दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और जो बिकते नहीं है उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखाते हैं। राजस्थान में क्या किया था? बहुजन के साथ विधायक आपने ले लिए थे। क्या किया था राजस्थान में? 7 विधायक थे बहुजन के, एक भी नहीं छोड़ा था, सब अपने साथ खरीद के मिला लिए थे। थोड़ा अपने गिरबान में झांक लिया करो। हमारा चरित्र नहीं है इस तरह का, ये आपका ही चरित्र हो सकता है, ये कांग्रेस का चरित्र होगा। जी कौशिक जी को सुन लेते हैं, फिर आपकी बात सुन लेंगे। पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपकी बात पर आएंगे। हाँ कौशिक जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ भाजपा खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती है, दूसरी तरफ शिवसेना जैसी पार्टी को इसलिए मिटाना चाहती है क्योंकि वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व है उसका, जो सबके विकास की उत्थान की बात करती है, तो हिंदूवादी पार्टी को मिटाना चाहती है भाजपा धनबल के खेल से। तो देश के लोकतंत्र के लिए भी बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि इन्होंने देश में हाल जो कर रखा है वो केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का कर रखा है। महंगाई, तो बेरोजगारी। लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या इनिशिएट हो रहा है लोकतंत्र को बचाने में? लोकतंत्र को बचाने के लिए ही हमने शिवसेना को समर्थन दिया था, पहली बात। दूसरी बात, इनकी सीबीआई और ईडी के खिलाफ सत्ता में आने के लिए सर, नहीं सीबीआई और क्योंकि आप लोगों के सिद्धांत तो बहुत अलग है। अगर हम शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, देखिए मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हमें कोई सत्ता का लालच नहीं था। अच्छा। हमने केवल वहाँ की प्रदेश की जनता के ऊपर चुनाव का बोझ न पड़े, इसलिए हमने शिवसेना को समर्थन दिया था। हमने शिवसेना को एक रास्ता तभी सत्ता का लालच सर आप लोगों को नहीं था। तभी शुरुआत में जब सरकार गठबंधन की बनी थी तो विभागों को लेकर लड़ाई झगड़ा दिखाई पड़ रहा था। कांग्रेस पार्टी के नेता मनचाहा विभाग मान रहे थे, एनसीपी के नेता मांग रहे थे, तो ये सत्ता का भोग नहीं था तो और क्या था? अगर जनता की अगर सेवा करनी, सरकार में काफी है सेवा करने के लिए। नहीं, काफी नहीं है ना। अगर आपके पास मंत्री नहीं होंगे हाँ। तो अपने क्षेत्र की जनता का काम नहीं करा पाएंगे, कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों में काम नहीं करा पाएंगे, हाँ। तो हम जनता की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेंगे? अच्छा। जब हम सरकार बना रहे हैं तो उसमें जनता के काम कराने के लिए भागीदारी भी तो हमें चाहिए ना। अच्छा, इसलिए हमने सत्ता में भागीदारी की। हाँ चलिए कौशिक जी, इसको आप कैसे लीजिएगा? कौशिक जी, जिस तरीके से संजय राउत का बयान सामने आया है कि अगर महाविकास अघाड़ी को छोड़ना पड़े विधायकों को मनाने के लिए तो छोड़ देंगे, कैसे समझ रहे हैं इसको? लता जी एक सवाल मैं बीच में करना चाहूंगा। एक बार मैं आपके पास आऊंगी, एक में जवाब ले लूं, एक जवाब में ले लूं। हाँ कौशिक जी, इस बयान को आप कैसे लीजिएगा? क्योंकि कांग्रेस में आप बैठे, सरकार में बैठे महाराष्ट्र में, और संजय राउत ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो महाविकास अघाड़ी को छोड़ देंगे क्योंकि विधायकों को मनाना है। क्या लग रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेकर? नहीं, वो छोड़ना चाहे, हमने उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं पकड़ रखा। छोड़ना सरकार टूट जाएगी, फिर सरकार टूट जाएगी, महाविकास अघाड़ी का गठबंधन टूट जाएगा। ये शिवसेना को देखना है। हाँ। हमने तो उनकी ऐसे समय में मदद की जब भाजपा ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा शिवसेना की में, तब उस मुसीबत के समय में हमने उनकी मदद की। महाराष्ट्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें समर्थन दिया और विकास कार्यों में साझेदारी करके हमने उनके साथ महाराष्ट्र का विकास करने का प्रयास किया, समाज की 36 बिरादरियों का विकास करने का प्रयास किया। कांग्रेस इसमें सफल रही है, वो छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, उनका स्वागत है। उनका स्वागत। चलिए इंद्रजीत जी क्या कहिएगा? बिल्कुल ये कह रहे हैं कि विकास में हमारी भागीदारी थी, तो 100 करोड़ की वसूली हो रही थी, उसमें कितनी भागीदारी थी उसको भी स्पष्ट कर दें, क्योंकि उसमें तो आपके मंत्री जेल में जा चुके हैं ना। पुलिस कमिश्नर आपका उस टाइम का वो भी जेल पे खड़ा है, तो 100 करोड़ की वसूली में कितना कितनी थी वो भी बताएं। तो ये बेमेल जो कहते हैं भाजपा की सरकार है, सीबीआई ईडी जांच कर रही है उस मामले की, उसकी तो भैया साबित कर दो ना कि कांग्रेस का शिवसेना एक हिंदूवादी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर चलने वाली पार्टी है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था अपने जिंदा जीते जीते कि मैं अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा, मगर कांग्रेस पार्टी को मैं चिमटी से भी नहीं छूना चाहूंगा। तो उनके आदर्शों को मार के और जो उद्धव ने जो कृत्य किया उसका आज नतीजा है, क्योंकि शिव सैनिक आज भी बाला साहब के ठाकरे में चल रहे हैं। इंद्रजीत जी, जिस तरीके से आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया, इंद्रजीत जी जब परसों ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो शिंदे की जब पहली प्रतिक्रिया आई थी तो उनका बयान यही था कि मैं बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। क्या तब तक आप लोगों को पूरी स्थिति पता चल गई थी या फिर पहले बातचीत हो गई थी या फिर ये सब कुछ बाद में पता चला है?
नहीं, ये हम सब चल रहा विपक्ष की है। पार्टी है और ये चीजें हम सब देख रहे हैं कि जो वाकई में वहाँ जो बाला साहब के आदर्शों में चलने वाले शिव सैनिक थे, वो बेचारे घुट घुट के रह रहे थे। वो कहते हैं ना कि जब बारूद का भरता जाता है तो फूटता है, तो जब उनका पूरा भर गया तो वो फूट गया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह लगा दिया गया, और वो ही जो है ना औरंगजेब की मजार पे चद्दर चढ़ा रही है, तो वहां उद्धव ठाकरे तालियां बजा रहे। तो ये एक सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुत्ववादी, सच्चा राष्ट्रवादी, जिसके दिल में राष्ट्रवाद पलता है, वो इन चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस का ये चरित्र है, कांग्रेस तो यही चरित्र पे चलती है, यही उनकी जो है ना सोच है। तभी तो आज कहां से, जिस पार्टी ने 65 साल इस देश पर शासन किया हो, आज कहां खड़ी है, आज इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। तो अगर शिंदे साहब आपके साथ आते, इंद्रजीत जी, अगर शिंदे साहब आपके साथ आते तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिएगा या डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या प्लानिंग चल रही है? नहीं, ये प्रक्रिया तो बात की बात है। अभी हमने यही नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, ये तो हमने अभी कहा ही नहीं। हालात तो वही लग रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से जो बीजेपी घात लगाकर बैठी हुई थी। अभी तो शिवसेना बैठकों का दौर तो बीजेपी में भी जारी है, बैठक तो बीजेपी में बार बार हो रही है, एक्शन टू एक्ट 1 to 1 बैठक हो रही है, कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी अंदर ही अंदर। लता जी, बैठकें तो हमारी हरदम चलती रहती है। हम एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो बैठक हमारी ये मत कहिए कि चल रही है, हमारी परमानेंट चलती है। चलिए, मैं निरंजन जी के पास आऊंगी। निरंजन जी के पास आऊंगी। इंद्रजीत जी, समय थोड़ा कम है। निरंजन जी, अब आपका विश्लेषण इसमें क्या कहता है, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए कि जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, संजय राउत ने इशारा कर दिया है कि हो सकता है महाविकास अघाड़ी टूट जाए, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि टूट जाए, उनका स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी कह रहे हैं कि फिलहाल जो अंदर बैठक चल रही है, बाहर कुछ निकल कर अभी नहीं आ रहा है। इस पूरे प्रकरण को सर आप कैसे समझते हैं? तो इसी तरीके से समझ रहा हूँ कि ये कोई तुरंत ये घटना नहीं है। क्योंकि एकाएक आप इस चीज को समझिए कि 56 में से क्या 40-42 विधायक एक साथ चले जाएंगे? आज किसी के मन में कोई असंतुष्टि हुई, आज तो एकनाथ शिंदे जी मान लीजिए असंतुष्टों के नेतृत्व करता हुए और उनके साथ 40-42 विधायक एक साथ एकाएक चले जाएंगे। ये एक्चुअल में ये बहुत दिनों से उबलता हुआ एक अंदर ही अंदर जलती हुई चिंगारी थी लता जी, जो आज धीरे धीरे करके, और अब ये मान के चलिए जो एमएलसी चुनाव है, इसके बाद में इसकी जो परिणति है ये सबके सामने आई है। यानी कि सीधी बात आपको मैं बता दूं तो ये आज पहले से जल रही थी, लेकिन जो दूध में उबाल आया है ये वर्तमान में आया है। और निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, जिस दिन शिवसेना ने कांग्रेस और ये एनसीपी के साथ यानी कि अपने सिद्धांतों से पीठ ला करके और जिस तरीके से इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, मैं उसी दिन मैंने ये बात कह दी थी कि शिवसेना अपने आप को खात्मे की तरफ ले जा रही है। ये वर्तमान नेतृत्व जो है वो शिवसेना को खत्म करके मानेगा। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जाए कि जो शिवसेना का जो फैसला था महाविकास अघाड़ी बनाने का, जिसमें शरद पवार ने भूमिका निभाई बहुत ज्यादा अहम, वो फैसला ही गलत था, जिसका खामियाजा शिवसेना आज भुगत रही है सीधे तौर पर। नहीं लता जी, इसके अंदर जो शरद पवार जिस तरीके के राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं, इसके आप शरद पवार जी की भूमिका समझिए। आज तक इस गठबंधन पे जब भी कोई आंच आई है, शरद पवार जी ट्रिपल शूटर बनकर के सामने आए हैं हर बार। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि शरद पवार जी कोई विशेष इसके अंदर भूमिका अदा नहीं कर रहे। नहीं, उन्होंने कहते कि शिवसेना का आंतरिक मामला है। नहीं, इसका दूसरा कारण है। इसका कारण ये है कि शरद पवार जी ने अपना गेम कर दिया है, खेला कर दिया है। आज शरद पवार जी की वाकई शरद पवार जी ने खेला कर दिया। इस तरीके से लगातार हमारी बातचीत भी हुई कि जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर, हालांकि फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि जो काउंटडाउन महाविकास अघाड़ी सरकार का चल रहा है कब खत्म होता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी आपका भी, इंद्रजीत जी आपका भी और निरंजन पोद्दार जी आपका भी। तो लगातार जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं इसको लेकर अब सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि आखिर जो शिवसेना है, जो फिलहाल अनाथ सनाथ से अभी दिखाई पड़ रही है, इनका नाथ कौन बनेगा? क्योंकि जो हालात हैं, शिंदे ने साफ तौर पर जो बगावत कर दी है, 42 से ज्यादा विधायक उनके साथ, और ये भी साफ तौर पर खबरें आ रही हैं कि 17 सांसदों का भी जो है संपर्क शिंदे से लगातार बना हुआ। लेकिन ऐसे में क्या कुछ जो
समीकरण है वो बन पाते, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में क्या कुछ पहले से घात लगाकर बैठी बीजेपी इस पर अपनी रणनीति बनाती है, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, ये कहना लाजमी होगा कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके अपने साथी शिंदे ने उनके खिलाफ बगावत कर एक नया मोर्चा उद्धव ठाकरे के सामने खोल दिया है। लेकिन फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।